हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के पीवाईक्यूज जो हम चैप्टर वाइज कर रहे थे। उसमें आज का चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी बोलते हैं। तो हम इस चैप्टर से मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू करेंगे जो कि आ चुके हैं ईयर 2014 से लेकर के 2025 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए ये सीरीज, याद रखिएगा। मैंने पहले के चैप्टर्स जो थे उनके भी बना लिए हैं पीवाईक्यूज, वो आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट है सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स पीवाईक्यूज की, उसमें आप देख सकते हैं। अभी भी आपके पास स्क्रीन में आ रहा है वो लिंक, तो आप चेक कर सकते हो। और अभी आज हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 2025 में जो आ चुके हैं सम्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से। सबसे पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 6x plus y is equal to 3k and 36x plus 6y is equal to 3 have infinitely many solutions is, और a b c d चार ऑप्शंस दिए हैं। चलिए हम सबसे पहले ये दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं, फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के क्या कंडीशन है। तो ये रहे वो दोनों इक्वेशंस, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के जो इक्वेशन जो कंडीशन है वो है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होना चाहिए। a1 by a2 मतलब जो x से लगे हुए हैं कोएफिशिएंट, b1 by b2 यानी जो y से लगे हुए हैं कोएफिशिएंट, और c1 by c2 बचे हुए। ठीक है, तो चलिए अब हम वैल्यू डाल करके देखते हैं और k की वैल्यू निकालते हैं। तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 हमने लिखा, लेकिन हम सॉल्व करेंगे। अब इसको b को नहीं लेते, हम a और c वाला पार्ट को लेते हैं, सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 18k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू 3/18 यानी 1/6 आई। 1/6 ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 1 मार्क का था, ये एमसीक्यू था इसलिए। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इक्वली इन रोज। इफ थ्री स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो देयर वुड बी 1 रो लेस, एंड इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 मोर रोज। ये दो हमको इक्वेशन बनाने के काम आएंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखो, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स होता है, आप ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या होंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा आपको एक्स और वाई किसको किसको लेना है। दूसरी चीज, आपके पास जो दो सेंटेंसेस हो गए, वो पहले वाले से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, दूसरे वाले से आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा। बस आपको कैसे लिखना है, जैसे दिया हुआ है उसको आप नोटेशन फॉर्म में, मतलब वेरिएबल वाले इक्वेशन के फॉर्म में धीरे धीरे लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक्स और वाई देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कैसे होंगे, अगर कुछ स्टूडेंट्स रोज में अरेंज्ड हैं तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो को y ले लेते हैं, एंड द नंबर ऑफ रोज टोटल में x ले लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, x इंटू वाई। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम ऐसे ही निकालेंगे। अभी कंडीशन 1 क्या बोल रहा है, देखो फर्स्ट लाइन में कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो देयर वुड बी 1 रो लेस। मतलब रो तो एक कम हो जाएगा यानी y-1 हो जाएगा, और स्टूडेंट्स 3 एक्स्ट्रा हो जाए यानी x + 3 हो जाए। मल्टीप्लाई करने पे टोटल स्टूडेंट्स उतने ही रहेंगे x y, यानी कि x-1 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। सॉल्व किया, देखो 3x - y इज इक्वल टू 3 आया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब कंडीशन 2 क्या लिखा हुआ है कि 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रो मोर। रो 2 ज्यादा हो गए यानी कि x + 2, 3 स्टूडेंट्स कम हो गए y-3। मल्टीप्लाई करने पे अभी भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स वाई हैं। सॉल्व किया, ये आया -3x + 2y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। +3x - 3x सेम दिख रहा है, तो हम एडिंग करते हैं, एडिंग 1 एंड 2 एंड सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो एडिंग करने पे y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू पुट करें किसी भी इक्वेशन में, 1 या 2 में। तो हमने डाला इक्वेशन 1 में, तो x की भी 4 आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल रहा था, यानी x इंटू वाई बोल रहा था, तो 4 इंटू 9 करेंगे तो आंसर विल बी 36। ठीक है, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है, 3 years ago Rashmi was thrice as old as Nazma. 10 years later Rashmi will be twice as old as Nazma. How old are Rashmi and Nazma now? रश्मि और नजमा की प्रेजेंट एजेस को मान लेते हैं x और y, वही हमको निकालना है। और अब हम पहला कंडीशन 3 years ago का देखते हैं। तो 3 साल पहले इनकी एज क्या थी, दोनों से माइनस कर दें 3। ये करंट एज अगर रश्मि की x है तो 3 साल पहले x - 3 थी। नजमा की करंट एज अगर y है तो 3 साल पहले y - 3 थी।
ठीक है ये। और अभी बोल रहा है क्या कि 3 साल पहले क्या था, रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा कि रश्मि यानी x-3 इज इक्वल टू थ्राइस मतलब 3 टाइम्स नजमा एज यानी y-3। जैसे बोला है हम वैसे ही इक्वेशन लिखते जाएंगे। हमारा देखो कितना क्लियरली इक्वेशन बन गया। इज मतलब इज इक्वल टू का साइन, तो रश्मि's एज इज 3 टाइम्स नजमा's एज करके सॉल्व हो गया। तो इसमें देखो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 3y-6 आया, ये इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है उससे हम दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। तो 10 years later रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। पहले तो ये बोलो 10 years later रश्मि की एज क्या हो जाएगी, अभी x है तो 10 साल बाद 10 साल बढ़ जाएगी प्लस 10। नजमा की एज अभी y है तो 10 साल बाद 10 बढ़ जाएगी प्लस 10। अब दोनों की एज में क्या रिलेशन है, देखो कैसे लिखा है वैसे हम बोल रहे हैं। रश्मि's एज x प्लस 10 विल बी मतलब इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 into नजमा's एज y प्लस 10। ठीक है, विल बी वॉज इज सबके लिए हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो ये हमारा नया इक्वेशन बन गया, x इज इक्वल टू 2y प्लस 10। अब ये भी x की वैल्यू है, फर्स्ट वाली भी x की वैल्यू, तो इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करके वैल्यू निकाल देते हैं। y पहले आएगा y आ गया हमारा 16। अब ये वैल्यू हमने 2 में डाल दी, या 1 में डालो, किसी में भी एक में डालो। x की वैल्यू 42 आ गई। तो रश्मि की एज है 42 ईयर्स ओल्ड, नजमा है 16 ईयर्स ओल्ड। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये फिगर बेस्ड है। लिखा है इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस आर शोन। ये 2 लाइंस दी है, इनका ग्राफ दिया है। द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस इज, पहला है कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, वो तो नहीं दिख रहे बिकॉज ये कट नहीं रहे। अगर काटता हुए दिखा देता है एक दूसरे को, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती तो जिस पॉइंट पे कट करते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अभी हम इसको नहीं बोल सकते कि कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरा है कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ये हो नहीं सकते बिकॉज ये कोइंसिडेंट तो है नहीं, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन तो है नहीं, बिल्कुल बी भी नहीं होगा। सी ये इनकंसिस्टेंट है, तो ये इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल दिख तो नहीं रही है ये पैरेलल लाइन से। ये तो देखो यहाँ राइट साइड में धीरे धीरे कम होते जा रही है इनके बीच की दूरी, यानी ये पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल मतलब एकदम रेलवे ट्रैक जैसे, ऐसे तो नहीं चल रही। और लास्ट बोल रहा है इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस। हाँ ये पॉसिबल है कि अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें, समझ लो इसको आगे बढ़ाएं और इसको भी आगे बढ़ाएं, तो ये कहीं ना कहीं जा करके मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी इनकंसिस्टेंट है बट बाद में कंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये 2023 का है। लिखा है the pair of linear equations 2x is equal to 5y plus 6 and 15y is equal to 6x minus 18 represents two lines which are intersecting parallel coincident or either intersecting or parallel। क्या दो इक्वेशन है, अच्छा ये तो इनका हम a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 पता करते हैं क्या है। ठीक है, a1 a2 ये सारी जो जो चीजें वो हमने पता करके लिख ली। अब हम इसका रिलेशन मतलब a1 by a2 क्या है, b1 by b2 क्या है, c1 by c2 क्या है पता करते हैं। तो देखो a1 by a2 1/3 आया, b1 by b2 1/3 आया, c1 by c2 1/3 आया, यानी कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये पॉसिबल होता है जब लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं। लिखा है 2 schools P and Q decided to award prizes to their students for 2 games of hockey, rupees X per student, and cricket, rupees Y per student। ये prizes देने का हम लोगों ने सोचा। School P decided to award a total of rupees 9500 for the 2 games, हॉकी और क्रिकेट का मिला के, to 5 and 4 students respectively, 5 हॉकी के 4 क्रिकेट के। While school Q decided to award 7,370 for the 2 games to 4 and 3 मतलब students respectively। Now based on the given information answer the following question। 3 क्वेश्चन पूछे हमको। फर्स्ट बोल रहा है represent the following information algebraically मतलब in terms of x and y। अच्छा तो देखो हम P स्कूल के लिए देखें, टोटल 9500 रुपीज है। हॉकी के लिए 5 स्टूडेंट्स को मिला XX रुपीज यानी 5x, और क्रिकेट के लिए 4 को मिला y मतलब 4y, तो 5x प्लस 4y मिलके 9500 हो रहा है, करेक्ट। और उसी तरीके से 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7370, 4x और यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 7370 हो गया। ये तो हमने दिखा दिया।
अब नेक्स्ट नंबर 2 में ए पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी। तो हॉकी का कितना प्राइस अमाउंट था उसके लिए हमको एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स रुपीज जो था वो हॉकी के लिए था। तो हम इसको सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो सेम कुछ भी एक एक्स या वाई सेम करने के लिए तो हम वाई सेम चलो करते हैं। तो हमने किया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो ये आया, काटा तो x की वैल्यू 980 आ गई। तो प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी वॉज रुपीज 980, मतलब हर स्टूडेंट्स को एक स्टूडेंट को 980 रुपीज मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी था प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाई हाउ मच। तो इसके लिए भी हमको दोनों गेम्स का निकाल के फिर देखना पड़ता। हॉकी का तो हमने निकाल दिया, अब क्रिकेट का निकालते हैं। मतलब ये एक्स की जो वैल्यू है ये डालते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, वाई निकालते हैं। तो हमने डाला इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू, वाई आ गया 1150। क्लियरली दिख रहा है कि हमको प्राइस अमाउंट क्रिकेट का ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1150 माइनस 980 यानी 170 रुपीज क्रिकेट का मोर देन हॉकी है। ठीक है। नाउ लास्ट नंबर 3 क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम 2 गेम्स। अगर दोनों गेम से दो दो स्टूडेंट्स ही होते तो कितना होता? तो दो स्टूडेंट को 980 मिलता और बाकी दो स्टूडेंट्स को 1150 मिलता। तो देखते हैं, ऐड करके पता कर लेते हैं। देखो 2x प्लस 2y यानी कि दो स्टूडेंट्स को 980, दो स्टूडेंट्स को 1150, तो टोटल में आया 4260। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नाउ आते हैं 2021 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव बुक्स on rent for reading. He has variety of books in his store related to fiction, stories and quizzes, etc. He takes a fixed charge for the first 2 days and an additional charge for subsequent days. Okay. Amrita paid 22 rupees for a book kept for 6 days, while Radhika paid rupees 16 for keeping the books for 4 days. मतलब दो, जैसे अब अमृता ने 6 दिन के लिए रखा, 2 दिन का तो उसका फिक्स चार्ज था, बाकी 4 दिन के लिए उसने एडिशनल चार्ज दिए। और राधिका ने 2 दिन का तो फिक्स था, बाकी के 2 दिन के लिए उसने एडिशनल दिया। यहाँ पे बोल दिया है अज्यूम दैट फिक्स चार्ज भी रुपीज एक्स एंड एडिशनल चार्ज पर डे भी रुपीज वाई। तो हमको एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं, दिया हुई है। अब बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका। राधिका ने कितना अमाउंट पे किया होगा इन सबके हिसाब से। तो जैसे मैंने बोला राधिका ने टोटल 16 रुपीज पे किया, यहाँ सबका 16 ही है, लेकिन 2 दिन का तो उसने फिक्स चार्ज एक्स पे किया होगा, एक्स प्लस बाकी के 2 दिन का उसने वाई रुपीज करके चार्ज किया होगा, यानी प्लस 2y। तो x और 2y ऐड कर लेते हैं, तो हुआ x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ना आते हैं नेक्स्ट में, लिखा है द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय अमृता इज एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय। वैसे ही अमृता ने 22 रुपीज दिए थे, एक्स रुपीज तो प्लस फिक्स चार्ज थे, बाकी के 4 दिन का उसने वाई रुपीज दिया था, क्योंकि टोटल 6 दिन के लिए वो रखी थी। तो टोटल अमाउंट उसका हो जाएगा एक्स प्लस 4y मिला के 22 रुपीज। कहाँ है ये है ऑप्शन नंबर सी। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस फॉर अ बुक। फिक्स चार्ज एक्स था, मतलब एक्स निकालो। देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, पहला एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 22 और इससे पहले वाला एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 16। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं x की वैल्यू। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, x कटा, y आया, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 की वैल्यू किसी एक में भी डालो, x आ जाएगा। तो x आ गया ₹10। ₹10 है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है व्हाट आर द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे फॉर अ बुक। मतलब y निकालो, y हम पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखो y 3 है, तो 3 है, यानी कि इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 मोर डेज। तो अमाउंट पेड बाय राधिका कितना होगा, 16 रुपीज तो पे किया ही है, और 2 दिन का 3-3 रुपया करके और एक्स्ट्रा 6 रुपया दिया, टोटल 22 रुपीज। अब वैसे ही अमृता का निकालते हैं, उसने 22 रुपीज तो दिया ही, प्लस 2 दिन का और 3 रुपया, ठीक है, 2 और दिन एक्स्ट्रा दिए, ठीक है, तो मतलब 22 रुपया जो पहले दिन रखे थे उसके अलावा और 2 दिन एक्स्ट्रा, तो इसका 28 रुपया हो गया। तो टोटल मिला के दोनों का कितना हुआ, 22 प्लस 28 यानी 50 रुपीज। तो 50 रुपीज यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके,
ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सैटिस्फाइंग द टू इक्वेशंस, एक ये दिया है पहला, ये दूसरा रेस्पेक्टिवली आर, मतलब हमको फर्स्ट और एक सेकंड इक्वेशन ये दोनों है, इसको सॉल्व करना है। नाउ सी, क्योंकि ये दो थोड़े बड़े बड़े 32 33 यानी हमको मल्टीप्लाइंग वाला करना पड़ेगा एलिमिनेशन में, तो किसी एक इक्वेशन को 32 से दूसरे इक्वेशन को 33 से इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इसका एक इजी तरीका करने का होता है, कुछ मत करो, डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करो। तो हम कर रहे हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो कैसे छोटा बन जाएगा, दोनों को ऐड किया, 65x + 65 y = 65, 65 कॉमन किया, तो टोटल में हमारे पास आया x + y = 1। ये इतना छोटा सा इक्वेशन बन गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एक और इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन नंबर 4। तो इस बार हम कुछ नहीं करते, 1 और 2 एज इट इज है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 कर लेते हैं, क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो तो अच्छा रहता है ना। तो जरूरी नहीं है, आप 1 से 2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मैं 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो आया मेरा x - y = -3। अब ये 3 और 4 कितने छोटे छोटे से इक्वेशन है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं हम। मतलब हम एडिंग करते हैं 3 और 4 को, पहले x आ जाएगा, x आ गया -1। अब x की वैल्यू इक्वेशन 3, 4, 1, 2 किसी में भी डालो तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x -1 है, y 2 है, ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In a triangle ABC, angle A is equal to x degree, angle B is equal to 3x minus 2 degree, angle C is equal to y degree. Also, angle C minus angle B is 9 degree. The sum of the greatest and the smallest angles of this triangle is. Greatest और smallest हम तब पता कर पाएंगे जब हमको angle A B C पता होगा, यानी हमको x और y की वैल्यू पता होगी। दो इक्वेशन बनना है, पहला तो ये C minus B 9 डिग्री है, C मतलब y और b मतलब 3x - 2, तो y - 3x - 2 इज 9 डिग्री, यानी कि इसको सॉल्व किया, 3x - y = -7, ये इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा हम ले लेते हैं कि a + b + c मिलके 180 होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, उससे एक इक्वेशन बन जाएगा। चलो, तो हमारा बना 4x + y = 182। अब ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, एडिंग करते हैं, तो y कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 25 आई, ये x की वैल्यू 1 2 किसी में भी डाल देते हैं y की वैल्यू के लिए। 1 में डाला, y की वैल्यू आ गई 82। x 25 है, y 82 है। ओके, अब हम a b और c एंगल निकालते हैं, पता चल जाएगा कौन सा सबसे छोटा है कौन बड़ा है। एंगल a x है यानी 25, एंगल c y है यानी 82, एंगल b 3x - 2 था मतलब 73। तो सबसे छोटा a है, सबसे बड़ा c है। a + c पूछ रहा था, तो a + c इज 107 डिग्री। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो 107 हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। The equation of one of the lines is 3 - 2y = 5. The equation of the second line can be. Okay, देखो हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन को देख करके a1, b1 और c1 तो पता कर सकते हैं, ये तो पता करें, और फिर देखते हैं पैरेलल होने के लिए सेकंड लाइन का a1, b1, c1 क्या हो सकता है। तो रिलेशन क्या है पैरेलल लाइंस की, कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो हमको ऐसा कुछ करना है। तो इनमें से अगर समझ लो मैं ऑप्शन नंबर बी लूं, -12x - 8y = 7, और a1 by a2 करके देखते हैं, 3/-12 यानी -1/4। b1 by b2 करते हैं, -1/4 आ रहा है। c1 by c2 करते हैं, 5/7 आ रहा है। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, a1 by a2 b1 by b2 इक्वल है, बट c1 by c2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब इनमें से कोई लाइन जो पैरेलल हो सकती है 3x - 2y = 5 के, ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2020 के सम्स हैं। अब पहला है, डिटरमिन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, द इक्वेशंस ऑफ हुज साइड्स आर गिवन बाय। ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। 3 लाइन होती है ट्रायंगल की, वो तीनों लाइन तीनों साइड्स के इक्वेशन दिए हैं। हमको वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल मतलब ए बी सी, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये ग्राफिकली डिटरमिन करना है। ये तीनों इक्वेशन है, एक एक को सॉल्व करते हैं क्योंकि ग्राफिकली करना है। पहले 2y - x = 8 लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। x = 2y - 8 है, तो x
मतलब y को अगर 2 लो तो x माइनस 4 आता है। एक और करते हैं, y को अगर 4 लें तो सॉल्व करो इसमें, y को 4 लिख करके तो आंसर आएगा 0। तो इसको हम टेबल में लिख देते हैं, ये दो जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास प्लॉटिंग के लिए आए हैं कि x माइनस 4 रहता है तो y 2, x 0 रहता है y 4। ये दो हम प्लॉट करेंगे बाद में ग्राफ में। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं, y 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 14। ऐसे ही उसको भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व हुए, इसके भी देखो दो वैल्यू आएंगे, y2 x1 y3 x1। इसको हम अगेन अपने टेबल में प्लॉट कर देते हैं। ये रहा x1 है, y2 है, x1 है, y3 है। अब थर्ड इक्वेशन लेते हैं, उसका भी टेबल बना देते हैं। तो इसका भी x और y ऐसे ही आया, सॉल्व किया। यहाँ पे टेबल में देखो x1 है, y3 है, x1 है, y माइनस 1 है। हमारे पास 3 लाइन के लिए प्लॉटिंग हो गए। एक एक करके करते हैं। पहले इस लाइन का x और y दोनों प्लॉट करके लाइन खींचेंगे, मतलब -4,2 0,4 जो पॉइंट आएगा उससे एक लाइन खींचेंगे। फिर सेकंड वाले का खींचेंगे, फिर थर्ड वाले का खींचेंगे। देखते हैं कहाँ कहाँ मीट करते हैं तीनों। तो देखो पहला वाले का मैंने प्लॉट पॉइंट किया, ठीक है। जैसे एक था ये ब्लू वाली लाइन के 2 पॉइंट प्लॉट हुए, निकल गया। एक ग्रीन वाला लाइन एक हुआ, एक ये दूसरा रेड वाला लाइन। तो ये हमारा बन गया ट्राइंगल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था कि डिटरमिन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल कैसे बनेगा, देखो ये 1, 2 और 3, ये तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके ये आपका एक बना रही है ट्राइंगल। इसके ए बी सी पता करने, जैसे ये ए है -4,2, बी होगा ये 1,3 और सी होगा 2,5। इस तरीके से हमको 3 मिल जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है इन द फिगर, ये ए बी सी डी दिया है, ये पेंटागन है। बीई पैरेलल टू सी डी, ठीक है। बीसी पैरेलल टू डी, ओके। नाउ बीसी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो यानी ये 90 डिग्री है। AE AB इक्वल है 5 सेंटीमीटर ऊपर में, BE 7 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस है। फिर BC जो है वो x माइनस वाई है, CD जो है वो x प्लस वाई, और टोटल पेरीमीटर ABCDE पूरा पेरीमीटर जो है वो 27 सेंटीमीटर है। हमको x और y की वैल्यू चाहिए। ओके सबसे पहले तो देखो BEDC जो है या BCDE बोलो, ये एक रेक्टेंगल हम प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि देखो BE पैरेलल टू CD दिया है, BCDE पैरेलल है, फिर BC CD पे परपेंडिकुलर भी है, यानी कि ये एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, क्योंकि सारे एंगल 90-90 बनेंगे। ओके तो BCDE तो रेक्टेंगल हो गया। और CD जो है वो x प्लस वाई है, और BE और CD हमको पता है इक्वल है, यानी कि BE अगर 7 है तो CD भी 7 है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो एक तो ये बहुत इजीली बन गया हमारा इक्वेशन कि BE इज इक्वल टू CD 7 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। दूसरा हम कैसे निकालेंगे? दूसरा हम निकालेंगे पेरीमीटर से। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस AE मिलके 27 है, वो लिख देते हैं। तो अब सबकी वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो 27 इज इक्वल टू क्या होगा? AB तो 5 है और CD 7 है, ठीक है, और EA जो है वो भी 5 है। अभी DE जो है वो x माइनस वाई होगा और BC जो है वो x माइनस, BC और DE x माइनस वाई क्यों है? देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, BC DE इक्वल है इसलिए x माइनस वाई है। BC x माइनस वाई दिया हुआ है तो BC और DE दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों के लिए x माइनस वाई लिख दिया। सॉल्व किया तो ये एक इक्वेशन बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन यहाँ मिला हुआ था हमको x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। चलो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो ऐड किया तो x की वैल्यू 6 आई, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 इन 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 1 विल बी द आंसर। क्वेश्चन में यही पूछा था कि वैल्यू ऑफ x y निकालो, तो बस x और y की वैल्यू जो है 6 और 1 निकल गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 13। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन, एंड 3 years hence, मतलब 3 साल बाद, the father's age will be 10 years more than twice the age of the son. Determine their present ages. देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लाइन को पढ़ते पढ़ते। प्रेजेंट एजेस पहले x और y दोनों की मान लेते हैं, सन की x, फादर की y मान लेते हैं। अभी क्या बोल रहा है प्रेजेंट एज के लिए? अब देखो फादर की एज, देखो कैसे लिखा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, मतलब y इज इक्वल टू, इज मतलब इज इक्वल टू 3 years मोर देन, मतलब 3 प्लस 3 times द एज ऑफ हिज सन, यानी 3x। जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ।
तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 3x, इसको फिर इक्वेशन के जैसे ठीक से कर लो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बोल रहा है कितने साल बाद, 3 years हैंस, तो 3 साल बाद दोनों की एज में 3-3 साल बढ़ा दो, यानी कि सन की एज x+3 हो गई, फादर की एज y+3 हो गई। इन दोनों का अभी 3 साल बाद क्या रिलेशन है कि फादर्स एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। जैसे बोल रहा है वैसे हम लिखते हैं। तो पहले फादर्स एज मतलब y+3 विल बी यानी इक्वल टू का साइन, y+3 विल बी मतलब इक्वल टू का साइन, 10 years मोर देन मतलब 10 प्लस ट्वाइस मतलब 2 इंटू सन्स एज यानी x+3। जैसे बोला वैसे लिख दो, इक्वेशन हमारा तैयार हो गया 2x माइनस वाई इजिकल टू -13। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 है ही 3x माइनस वाई इजिकल टू -3। दोनों को सॉल्व करते हैं, x y की वैल्यू निकालते हैं। तो सॉल्व किया, x इजिकल टू 10 आया, फिर x की वैल्यू डाली 1 में, इक्वेशन 1 में, तो y की वैल्यू 33 आ गई। मतलब फादर 33 ईयर्स का है, सन 10 ईयर ओल्ड है। आते हैं नेक्स्ट सम में। A man can row a boat downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find his speed of rowing in still water and also find the speed of the stream. उसके स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम को x किलोमीटर और y किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं पहले, ठीक है। अभी अपस्ट्रीम जाएगा तो स्पीड कम हो जाती है, मतलब खुद की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर दो, x माइनस वाई, ओके। और स्पीड का फॉर्मूला हमको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ दिया हुआ है अपस्ट्रीम का 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स मतलब 4/2 यानी स्पीड 2 है, यानी x माइनस वाई इजिकल टू 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा, डाउन स्ट्रीम जब जाता है तो स्पीड बढ़ जाती है, मतलब x माइनस वाई की जगह हम लेंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। तो डिस्टेंस देखो यहाँ लिखा है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो डिस्टेंस 20 टाइम 2 मतलब 10 आया स्पीड, यानी x प्लस वाई इजिकल टू 10। अब ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके x और y दोनों निकाल लेते हैं। तो x निकला x इजिकल टू 6 और y निकला y इजिकल टू 4। तो यानी कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर है एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर पर आवर है। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2019 के क्वेश्चन हैं अब। पहला है फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इजिकल टू 0 एंड सेकंड है 12x प्लस cy माइनस सी इजिकल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। चलो ठीक है, पहले इन दोनों इक्वेशंस को ठीक से लिख लें और फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला कंडीशन भी लिख देते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस को ठीक से लिख दिया। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का कंडीशन होता है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। इनमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है इक्वेशन 1 और 2 में, इसके हिसाब से हम a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 लिखते हैं। ये आया c by 12 इज इक्वल टू 3 by c इज इक्वल टू 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी। सब में ही c है तो हम एक एक करके करते हैं। पहले 1 और 2 को लेते हैं, c by 12 इज इक्वल टू 3 by c, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मतलब c की वैल्यू 2 आ रही है प्लस 6 माइनस 6। अभी हम सेकंड और थर्ड को लेकर के भी देख लेते हैं, 3 by c इज इक्वल टू 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी, देखते हैं c की वैल्यू क्या आती है। तो इसको सॉल्व किया तो c की वैल्यू 2 आ रही है, या तो 0 या 6। तो एक से प्लस 6 माइनस 6, दूसरी से 0 और प्लस 6 आ रही है। दोनों कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी वैल्यू, c की 6। तो हम c की वैल्यू 6 ही लेंगे, ना 0 लेंगे ना माइनस 6 लेंगे। तो हम क्लियरली बोल देंगे c की 3 वैल्यू आ रही थी, लेकिन वी सी दैट ओनली c इज इक्वल टू 6 सेटिस्फाइज द कंडीशन प्रॉपर्ली, मतलब दोनों तीनों में a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 लेने पे इक्वल होता है, तो इसीलिए c की वैल्यू वी विल टेक 6। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, a father's age is 3 times the sum of ages of his 2 children. After 5 years, his age will be 2 times the sum of their ages. Find the present age of the father. देखो sum of the ages of children बोल रहा है, तो 2 children है तो कंफ्यूज मत होना कि ना हमको क्या कितना y और क्या एक z भी लें, क्या क्या करें, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन का पहला तो एज पूछा ही नहीं है, और दूसरा जब भी बोल रहा है सम ऑफ एजेस ही बोल रहा है, तो हम दोनों जो चिल्ड्रन है उनके सम को ही y मान लेते हैं, ओके, और फादर के एज को x मान लेते हैं, और निकालना भी खाली x ही है। तो we will write let father's current age be x years and the sum of the current ages of his 2 children y years। ठीक है, दोनों का मिला के y है। अब पहला इक्वेशन बोल रहा है अभी प्रेजेंटली फादर्स एज इज, तो देखो वैसे ही लिखो, फादर्स एज इज मतलब x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस 3y। अब इसको सॉल्व करो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट बोल रहा है आफ्टर 5 years हिज एज, तो आफ्टर 5 years में क्या होगा, x के साथ 5 साल जुड़ जाएंगे, ओके, और y के साथ कितने जुड़ेंगे, 10 जुड़ेंगे, 5 साल पहले बच्चे का, 5 साल दूसरे बच्चे का, टोटल में y + 10, क्योंकि हमने सम ऑफ एज को माना था ना y। अब इन दोनों के एज का क्या रिलेशन है, देखो लिखा है फादर्स एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस, जैसे लिखा है वैसे ही हम बनाते हैं इक्वेशन। फादर्स एज x + y विल बी इज इक्वल टू 2 times 2 into y + 10 सम ऑफ एजेस। सॉल्व किया, x - 2y = 15 आया। अब ये दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व कर लेते हैं, बस x और y की, x की वैल्यू चाहिए, y तो चाहिए ही नहीं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे x की वैल्यू के लिए, चलो y ले आए, बाकी हम ऐड करते पहले, पर थोड़ा सा मेहनत होता उसमें, ऐड करते तो हमको पहले इनको इक्वेट करना पड़ता, क्योंकि y की वैल्यू अलग अलग थी, इसीलिए मैंने पहले y निकाल दिया = 15। अब y चाहिए नहीं तो y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डालो, x निकाल लो, तो x की वैल्यू 45 आई, खाली यही पूछ रहा था, प्रेजेंट एज ऑफ फादर 45 years है। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator, find the fraction। हम फ्रैक्शन को तो x/y ले लेते हैं, मतलब न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y, और अब जैसे जैसे बोल रहा है एक एक कंडीशन से हम एक एक इक्वेशन बनाते हैं। पहले बोल रहा है 2 को सब्ट्रैक्ट करें खाली न्यूमरेटर से, तो फ्रैक्शन 1/3 बन रहा है, यानी कि x में से -2 किया, y एज इट इज है तो इज इक्वल टू 1/3। अब इसको इक्वेशन कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y × 1 इज y, 3 × x - 2 इज 3x - 6, ठीक से लिखो तो 3x - y = 6, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बोल रहा है कि इस बार न्यूमरेटर को कुछ मत करो, 1 सब्ट्रैक्ट करो डिनोमिनेटर से, तो y - 1 नीचे रखा तो इज इक्वल टू 1/2 हो जाता है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारा फिर से एक इक्वेशन बनेगा 2x - y = -1। अब हम 1 और 2 को सॉल्व करके x और y निकालते हैं, तो हमारा x = 7 आया, y = 15 आया। क्वेश्चन में x और y नहीं पूछा था, फ्रैक्शन पूछा था, तो हम आंसर भी फ्रैक्शन के फॉर्म में छोड़ेंगे, 7/15 है, x/y था ना। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 2017 के सम्स आ गए हैं। तो पहला सम है 7 times अ 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर वाले पे सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान से देखोगे कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। 7 times अ 2 डिजिट नंबर is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of its digits। इस पहले सेंटेंस से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, दूसरा इक्वेशन दूसरे सेंटेंस से, इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 3 डिटरमिन द नंबर। नंबर डिटरमिन करना है तो ऐसे हम नंबर डिटरमिन नहीं कर सकते, लेट द नंबर बी xy, ये नंबर नहीं होता, हमको ऐसे प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा कि 2 डिजिट नंबर में 10th डिजिट कौन सा लिए हो और यूनिट्स डिजिट कौन सा लिए हो, फिर वो नंबर क्या बना। तो हमने मान लिया चलो 10th डिजिट x है, यूनिट्स डिजिट y है, यानी कि वो 2 डिजिट नंबर xy नहीं है कि हम पहले 36 में 36 लिखते हैं। 36 को हम प्रॉपर्ली एक्सपैंड करते हैं तो कैसे लिखते हैं, 30 + 6, इसका मतलब कि 10th डिजिट हमेशा 10 से मल्टीप्लाई रहता है, तो 10th डिजिट मतलब x को 10 से मल्टीप्लाई करके फिर नंबर बोलो, तो देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर कैसे रिप्रेजेंट होगा, 10x + y। 10th डिजिट जो x था वो 10 से मल्टीप्लाई होके ये नंबर है 10x + y, और बोल रहा है अब नंबर अगर रिवर्स कर दें, मतलब कि x को y की जगह और y को x की जगह दे दें, तो तब नंबर बनेगा 10y + x। अब इन दोनों का रिलेशन क्या दिया है, लिखा है कि द नंबर इज इक्वल टू, तो देखो हम जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख रहे हैं कि 7 times a 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, अच्छा तो 7 times 7 into 2 डिजिट नंबर मतलब 10x + y इज इक्वल टू का साइन दिया, फिर है 4 times the number obtained by reversing the digit, तो 4 times 4 into रिवर्स नंबर 10y + x, ठीक है। अब सॉल्व करो, करते जाओ, जहां पे इक्वेशन जैसा बन जाए 2x - y = 0, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इक्वेशन 2 के लिए लिखा है डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 3, तो ये तो बहुत ईजी है इक्वेशन, मैंने लिख दिया y - x = 3। जनरली हमारा इंस्टिंक्ट कहता है x - y = 3, लेकिन हो सकता है x - y = भी 3 हो, पर जब मैंने इसको सॉल्व किया x - y = 3 करके तो मेरा आंसर नेगेटिव आया, उससे मुझे समझ में आ गया कि y जरूर बड़ा होगा, तो इसलिए मैंने y - x ले लिया। आपके केस में क्या होगा, आपके केस में ये ट्रायल एंड एरर से ही होगा, हो सकता है आप पहले x - y = 3 लेके सॉल्व करो, फिर देखो आपका x तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आप उधर समझ लो कि y बड़ा होगा, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में लिखा रहता है कि भाई x बड़ा है कि y बड़ा है,
नहीं लिखा हो तो आपको फिर ट्रायल एंड एरर ही करना पड़ेगा। तो मैंने भी ट्रायल एंड एरर से किया था, आपको एरर वाली पार्ट नहीं बता रही हूँ। तो अब ये दोनों हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। x3 आ गया ऐड करने पे दोनों इक्वेशन को, और y6 आ गया। तो x3 y6 है, यानी कि हमारा नंबर 10x + y दैट इज 36 है। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक और दो इक्वेशन दिए हैं, हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। पहले हम ये इक्वेशंस भी ठीक से लिख देते हैं और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का कंडीशन भी लिख देते हैं। तो ये रहे दोनों इक्वेशन, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब हम ये वैल्यूज यहाँ इन इक्वेशन को देख के पुट करते हैं। तो ये आया, सब में k है तो हमको दोनों को ही लेना पड़ेगा। पहले 1 और 2 को लेते हैं, सॉल्व किया तो k² इज इक्वल टू 1, यानी k इज इक्वल टू +1 -1, दो वैल्यू आई। अब सेकंड और थर्ड को लेके फिर से सॉल्व करो, तो k³ इज इक्वल टू 1, यानी k इज क्यूब रूट ऑफ 1 दैट इज ओनली 1। तो हमारे पास k के दो वैल्यू आ रहे हैं, +1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, लेकिन सेटिस्फाई कौन करेगा? जो दोनों में हो, दोनों में +1 है, तो इसीलिए हम k की वैल्यू 1 लेंगे, +1 लेंगे मतलब। तो k is equal to +1 satisfies both the condition, therefore value of k 1 लेंगे। 1 और -1 दोनों नहीं लिखोगे, भले यहाँ लिखा हो वैल्यूज, बट ये वैल्यूज हम नहीं मानेंगे, हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, -1 नहीं लेंगे। ओके, नाउ आते हैं 2016 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When Swati takes food for 20 days, she has to pay rupees 3000 as hostel charges, whereas Mansi takes food for 25 days and pays rupees 3500 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. Fixed charges को हम x ले लेते हैं, और per day वाला जो extra cost of food है उसको y ले लेते हैं। ठीक है, अब स्वाति और मानसी का अलग अलग निकालते हैं। स्वाति ने सिर्फ 20 डेज खाया है तो उसको 3000 देना पड़ा, मतलब x प्लस 20 डेज y रुपीज देती रही, तब टोटल में 3000 हुआ। और मानसी ने x तो दिया ही, प्लस 25 डेज y रुपीज दिया, तो 3500 हुआ। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं बस। तो हमारा वैल्यू y का आ गया 100, y की वैल्यू डालो किसी भी एक इक्वेशन में, x निकाल लो, तो x आ गया 1000। तो यानी फिक्स चार्ज 1000 है और पर डे का फूड का कॉस्ट है 100 रुपीज। यही क्वेश्चन था, आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है फॉर उत्तराखंड फ्लड विक्टिम्स 2 सेक्शंस A and B of class 10 contributed rupees 1500, दोनों मिल करके। If the contributions of 10A was 100 less than that of 10B, find graphically the amounts contributed by both the sections. ओके, 10A का कंट्रीब्यूशन 100 रुपए कम थे 10B के कंट्रीब्यूशन से। पहले तो हम दोनों का कंट्रीब्यूशन x और y ले लेते हैं। ठीक है, x रुपीज A ने दिया, सेक्शन A ने, और y रुपीज B ने दिया, दोनों मिला करके 1500 कंट्रीब्यूट किए। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1500। तो अब हम दो बार करते हैं, x को 0 लो तो y आ रहा है 1500, x को 800 लो तो सॉल्व करने पे y आ रहा है 700। इसको हम एक टेबल पे लिख देंगे, और इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन तैयार करते हैं। दूसरे में बोल रहा है कि जो 10A था उसने 100 कम दिए थे 10B से, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू -100 है, या फिर आप y माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 भी लिख सकते थे। अब इसमें भी दो वैल्यू ले लेते हैं, x 0 लेंगे तो y 100 आ रहा है, x 800 ले रहे हैं अगर इस इक्वेशन में डाल रहे हैं तो y हमारा 900 आ रहा है। चलो दोनों को टेबल्स, दो टेबल्स हम बना देते हैं अच्छे से प्लॉटिंग करने के लिए पॉइंट्स। ये आ गया, ये इसका आया फर्स्ट वाले का 0 1500, दूसरे का 800 700, इसका 0 100 और दूसरे का 800 900। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं, एक एक करके करेंगे। पहले एक लाइन बनाएंगे, पहला वाला को प्लॉट करके लाइन खींचेंगे, फिर दूसरा बनाना, एक साथ चारों पॉइंट प्लॉट मत करना। ठीक है, पहले कोई भी एक पॉइंट प्लॉट करो, दूसरा पॉइंट फिर प्लॉट करो। जो पॉइंट्स प्लॉट किए हो उनके नाम दे करके, मतलब उनका नंबर और जो भी है प्लॉट पॉइंट वो सारा दे देना, और जो इक्वेशन थी उसको भी यहाँ लिख दोगे। जैसे ये x माइनस वाई इक्वल टू -100 है, ये वाला x प्लस वाई इक्वल टू 1500। दोनों जहां काट रहे हैं, जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट B, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का।
तो क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड ग्राफिकली द अमाउंट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बोथ द सेक्शन। तो यहाँ पे सेक्शन ए का x था, मतलब सेक्शन ए का यहाँ से x हम पता करेंगे 700 और y हम यहीं से पता करेंगे यहाँ पे ये 800। तो 700 रुपीज x मतलब कि क्लास सेक्शन ए ने दिया और सेक्शन बी ने 800 रुपीज दिया था। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में लिख दोगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है द इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7 and the ratio of their expenditures is 19:16. If their savings are 2,550 per month, find their monthly income. देखो मंथली इनकम दोनों का रेशियो दिया है, तो रेशियो को हटाने के लिए हम एक कॉमन रेशियो डाल देते हैं। जैसे हम x अगर लगाएं तो दोनों पर्सन्स का ए और बी का इनकम हो जाएगा 8x एंड 7x। और उसी तरीके से एक्सपेंडिचर का रेशियो हटाने के लिए अब हम x नहीं लगा सकते क्योंकि x हमने इनकम में लगा दिया, तो इसीलिए मैंने y लगा दिया एक्सपेंडिचर के लिए। तो एक्सपेंडिचर ए और बी का हो गया 19y और 16y। सेविंग्स दोनों की ही 2550 है, इसका मतलब कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ही सेविंग होता है। तो दोनों का सेविंग के हिसाब से हम दो इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। पहले मतलब पर्सन ए के लिए होगा 8x उसका इनकम माइनस 19y उसका एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2550 उसका सेविंग। सिमिलरली बी वाले के लिए 7x माइनस 16y इज इक्वल टू 2550 हो गया। ये दो इक्वेशन को अब हम नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मैंने सॉल्व किया, पहला आया x इज इक्वल टू 3y, फिर ये x की वैल्यू 3y है, ये वैल्यू मैंने 2 में डाली इक्वेशन 2 में, तो मेरा y आ गया 510। y 510 है और x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई है, मतलब 3 इंटू 510, तो हमारी x की वैल्यू भी आ गई 1530। x है x है 1530, y है 510। क्वेश्चंस में x और y नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि उनका मंथली इनकम पता करो, मतलब 8:7 के जो रेशियो में था वो इनकम टोटल पता करो। तो A का इनकम 8x है, मतलब 8 इंटू 1530 12,240। B का इनकम 7x है, मतलब 7 इंटू 1530 10,710। यही दोनों का मंथली इनकम है, A का और B का। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 2015 के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। लिखा है पहला, गिवन अ लीनियर इक्वेशन 3x minus 5y is equal to 11, form another linear equation in these variables such that the geometric representation of the pair of formed is इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, कोइंसिडेंट लाइंस बने, पैरेलल लाइंस बने। 3 क्वेश्चन दे दिया। इंटरसेक्टिंग लाइंस बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मेन चीज हमारा है, हमको वो रेशियो जो कंडीशन है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का रिलेशन क्या है इंटरसेक्टिंग के लिए, कोइंसिडेंट के लिए और पैरेलल लाइंस के लिए, वो याद करके हमको एक एक पार्ट में बनाना पड़ेगा। तो ये हमको पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। कोइंसिडेंट लाइंस का है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और पैरेलल लाइंस का है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, हमको खाली एक दिया हुआ है 3x minus 5y is equal to 11, यानी A1, B1 और C1 तो दिया हुआ है। अब हम पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस का निकालते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ये वाली कंडीशन है, A1, B1 हमको पता है 3 और -5 है। अब हमको कुछ ऐसा करना है कि A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/2। कुछ भी मन से आप और एक तो दो वैल्यू रखो A2 और B2 की, जिससे कि A1/A2 B1/B2 इक्वल ना होने पाए। बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, अनगिनत हो सकती है, मैंने कोई भी दो वैल्यू ले ली। तो मैंने रैंडम उल्टा ले लिया, A2 की वैल्यू -5 ले ली, B2 की वैल्यू 3 ले ली। इतना सोचते हो सोचा इन्हीं को उल्टा ले लो। तो A1/A2 -3/5 आ रहा है और B1/B2 -5/3 आ रहा है। क्लियरली दोनों सेम नहीं है। तो अब इक्वेशन क्या बना, A2 की जगह -5 मतलब -5x, B2 की जगह 3 मतलब 3y इज इक्वल टू C2। आप अपने मन से कुछ भी डाल दो, आप चाहो तो सेम ही डाल सकते थे, मतलब यहाँ पे 11 था तो आप 11 भी डाल सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि C1/C2 का इसमें कोई कंडीशन में था ही नहीं। तो हमने एक इक्वेशन बना दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन हमको कोइंसिडेंट लाइन की, यानी कि ये तीनों इक्वल चाहिए रेशियो। चलो करते हैं इसको भी। कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमको चाहिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। A1, B1, C1 तो पता है। अब हमारे को रेशियो इक्वल लेना हो तो हम ऐसा करते हैं, सबका डबल ले लेते हैं। A2 को 6, B2 को -10, C2 को 22 ले लेते हैं। ठीक है, आप चाहते तो 3 गुना भी ले सकते थे, क्योंकि आपको पता है इनका रेशियो इक्वल आएगा। दोनों का देखो, सबका रेशियो 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तो अब हमारा इक्वेशन कैसे बना, A2 की जगह हमने 6 रखा 6x, B2 की जगह -10 -10y,
C2 22 लेना था, इज इक्वल टू 22। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस का पार्ट आता है, उसमें है A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो A1 B1 C1 तो हमको पता है, A1 और B1 को हमको सेम करना है, तो हम यही करते हैं, डबल ले लेते हैं, A1 का डबल A2 यानी कि 6, B1 का डबल B2 यानी -10, और C1 का डबल मत लेना, बस और कुछ भी वैल्यू ले लो, क्योंकि डबल करते से ही वो भी 1/2 आंसर आ जाएगा। तो मैंने 13 ले लिया, आप 15 ले लो, 17 ले लो, 19 ले लो, 8 9 ले लो, कुछ भी ले लो। नाउ A1 by A2 1/2 आया, B1 by B2 1/2 आया, C1 by C2 ऑब्वियसली अलग आएगा, दैट इज 11/13। तो हमको अपना इक्वेशन अब मिल गया। A1 की जगह A2 की जगह 6 रखेंगे, B2 की जगह -10y रखेंगे, और C2 की जगह 13 रखेंगे। ये एक इक्वेशन तैयार। ओके, सो इस तरीके से हमारे तीनों आ गए, मिल गए हमको 3 और नए इक्वेशंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है राघव स्कोर्ड 70 marks in a test, getting 4 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 5 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each wrong answer, then Raghav would have scored 80 marks. देखो, पहले सेंटेंस से आपको पहला इक्वेशन मिलेगा, दूसरे सेंटेंस से आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो हम मान लेते हैं राइट आंसर उसके x थे और रॉन्ग आंसर उसने y दिए। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में उसने क्या किया, पहले वाले पार्ट में क्या दिया है कि 4 मार्क्स राइट के लिए मिला, मतलब अगर उसने x राइट आंसर दिया तो उसको टोटल में 4x मिले, और 1 मार्क उसने रॉन्ग आंसर के लिए लूज किया, y इंटू 1 इज y, ये लूज किया मतलब माइनस कर दो, तो उसको टोटल जो 70 मिला वो कैसे मिला, 4x करेक्ट आंसर में से माइनस y यानी रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू 70। सिमिलरली सेकेंड लाइन से हमने बोला 5 मार्क्स ईच करेक्ट आंसर के लिए अवार्ड हुआ, यानी 5x मिला, 2 मार्क्स डिडक्ट हो गए यानी 2y माइनस हुए, टोटल में उसको 80 मिला। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सॉल्व किया, x की वैल्यू 20 आई, इसकी वैल्यू डालो किसी भी एक इक्वेशन में, 1 या 2 में, हमने 1 में डाला तो हमारा y भी आ गया 10, यानी उसने करेक्ट आंसर 20 दिए और रॉन्ग आंसर 10 दिए हैं। तो टोटल उसको कितने क्वेश्चंस मिले थे, 20 + 10 यानी 30 क्वेश्चंस मिले थे। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है इन अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑफ अ स्कूल अ चाइल्ड मेड इंडियन नेशनल फ्लैग हुज पेरीमीटर वाज 50 सेंटीमीटर, मतलब वो एक रेक्टेंगल था ना, तो लेंथ प्लस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 50 था। इट्स एरिया विल बी डिक्रीज्ड बाय 6 स्क्वायर सेंटीमीटर if length is decreased by 3 centimeter and breadth is increased by 2 centimeter, then find the dimension of the flag। मतलब लेंथ और ब्रेथ पता करो। तो चलो लेंथ और ब्रेथ को ये मान लेते, पहले तो xy, लेंथ को x माना, ब्रेथ को y माना। पहले तो पेरीमीटर का एक फॉर्मूला मिल ही रहा है, 50 है, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50, जिससे हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये पहला निकला। दूसरा एरिया है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स वाई कैसे हो रहा है, बोल रहा है एरिया डिक्रीज हो जाएगा 6 से, मतलब एक्स वाई माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई माइनस 6 हो जाएगा। अगर लेंथ 3 डिक्रीज हो गया मतलब x माइनस 3, ब्रेथ 2 इंक्रीज हो गया मतलब y प्लस 2, फिर लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एरिया ये होएगा एक्स वाई माइनस 6। इसको सॉल्व करो, देखो एक्स वाई कैंसिल भी हो जाएगा और हमारा इक्वेशन मिलेगा हमको 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं और हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x और y को सॉल्व करके वैल्यू आएगी x 15 y 10, यानी लेंथ 15 है और ब्रेथ 10 है। डायमेंशंस पूछा था, मतलब लेंथ और ब्रेथ पूछा था। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, उसी तरीके से सॉल्व करना था। आप पहले मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 को 2 से या फिर 3 से कर लो, सीधा तो इजी रहेगा। इसको आप 3 से, इसको फर्स्ट इक्वेशन को आप 3 से करो, फिर प्लस 3y माइनस 3y, मतलब एडिंग करोगे 1 और 2 को, y कैंसिल हो जाएंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 15, फिर y की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट में, ये 2014 के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन दिया है सॉल्व फॉर x एंड y, और ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, पहले इसको ठीक से लिख देते हैं, ठीक से मतलब खोल करके प्रॉपर्ली लिख देते हैं, पूरा मल्टीप्लाई करके अच्छे से खोल के लिख लिया। एक्स वाई वाला पोर्शन एक तरफ है और बाकी पोर्शन ए बी वाला एक तरफ है। अब देखो इसको हमको सेम करने के लिए 6ax है प्लस 6by है, 6bx है माइनस 6ay है, कोई भी एक को हमको सेम करना है। तो हम ऐसा करते हैं, ये प्लस और माइनस का साइन है ना,
इसको मतलब फर्स्ट इक्वेशन को हम a से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों में फर्स्ट वाले में 6aby हो जाएगा ये, और ये -6aby हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाइंग 1/a एंड 2/b। तो देखो ये सबको a से फर्स्ट में और b में सबको b से मल्टीप्लाई किया, मतलब नंबर 2 में, तो इक्वेशन दोनों अलग अलग बन गए, इक्वेशन 3 और 4। अब इस इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम ऐड करें तो देखो क्या बनता है। ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड एक तरफ राइट साइड एक तरफ, 6aby तो कट गए, प्लस माइनस है, बचा जो इसको लिख दो। इसमें देखो 6x कॉमन आ रहा है, a² + b² अंदर, यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, a² + b² अंदर, मतलब a² + b² भी कट गया, और x है 3/6 यानी 1/2, कितना छोटा सा वैल्यू आ गया। अब ये x की वैल्यू के लिए हम किसी में भी डाल दें, 1 2 3 4 किसी में भी डालो, और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने इक्वेशन 2 में डाली, y की वैल्यू आ गई 1/3, तो x 1/2 है, y 1/3 है। नेक्स्ट आते हैं, लिखा है फाइंड दोज इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय y = mx + 1 एंड 3x + 4y = 9 इज एन इंटीजर। देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते करते समझेंगे, पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हमारे पास ये दो इक्वेशन दिए हैं, इसको थोड़ा ठीक से लिख दें, x y एक तरफ और नंबर ऐसे अच्छे से करके लिख देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, mx - y = -1, 3x + 4y = 9। अब देखो इसमें क्योंकि ये m एक अल्फाबेट आ गया, तो हम x तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन एलिमिनेशन करें तो हाँ ये कर सकते हैं, y को कैंसिल कर लेते हैं। फिर देखो x की वैल्यू कुछ m के टर्म्स में आएगी, एक अल्फाबेट तो हटा ही सकते हैं y को। तो हम इक्वेशन 1 को, इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं 1 और 2 को। ठीक है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ पूरा इक्वेशन, इधर वाला पार्ट भी और राइट वाला पार्ट -1 भी, और फिर उसको ऐड किया सेकंड इक्वेशन से, तो देखो y कैंसिल हो गए, -4y + 4y, और x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x कुछ m के टर्म्स में आया, x = 5/4m + 3। अब यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ तक तो हमने किया, अब बोल रहा है कि x कोऑर्डिनेट जो है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x है, मतलब जो x = 5/4m + 3 है, ये इज एन इंटीजर, ये कोई इंटीजर हो, मतलब फ्रैक्शन में इसका आंसर नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन में अगर आंसर न आए तो आप सोच सकते हो 5 नीचे क्या हो, 5 या तो 1 हो, या 5/-1 हो, या 5/5 हो, या 5/-5 हो, तभी पॉसिबल है कि फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा। तो हम वही एक बार लिख देते हैं कि फॉर x टू बी एन इंटीजर, डिनोमिनेटर 1 -1 5 या -5 होने चाहिए, यानी 4m + 3 1 हो सकता है, 4m + 3 -1 हो सकता है, 4m + 3 5 हो सकता है, 4m + 3 -5 हो सकता है। एक एक करके वैल्यू डाल के देखते हैं कौन सा होना चाहिए, कैसे पता चलेगा, m की वैल्यू देख करके। लेट्स सी m की वैल्यू क्या आती है एक एक से। जब 4m + 3 पहला 1 डाला तो m की वैल्यू -1/2 आई, ओके। जब इसकी वैल्यू -1 डाला तो m की वैल्यू -1 आई, ठीक है। जब इसकी वैल्यू 5 डाला तो m ½ आया, और जब इसकी वैल्यू -5 डाला तो m -2 आया। तो m की 4 वैल्यू क्या आ रही है, -½ +½ -1 -2। m की क्वेश्चन में है फॉर दोज इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, मतलब m की वैल्यू इंटीजर ही होनी चाहिए। तो इंटीजर जो है फ्रैक्शन में कभी नहीं होते, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, 0 हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होते। तो m की वैल्यू या तो -1 होगी या -2 होगी, यही दो इंटीग्रल वैल्यू है। तो हम अपना आंसर भी ऐसे लिखेंगे कि हैंस द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m आर -1 एंड -2। ठीक है, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी है भाई, क्योंकि आपको क्या निकालना है ये आपको क्लियर होना चाहिए। x यहाँ तक छोड़ के हम सोचना पड़ेगा हमको m की वैल्यू क्या हो सकती है, तो हमने सोचा ये 4 हो सकती है, राइट। उसके बाद आगे सॉल्व किया, फिर m उन चारों में से कैसे चुना, तो ये इंपॉर्टेंट सब है और थोड़ा टफ भी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस ऑफ द डिजिट इन द 10th प्लेस। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर इज 27 मोर देन द गिवन नंबर, फाइंड द नंबर। हमने किया था इसी तरीके का सम था थोड़ा। तो अभी हम पहले यूनिट्स डिजिट और 10th डिजिट को कुछ कुछ मान लें। तो हमने मान लिया 10th डिजिट को x, यूनिट्स डिजिट को y, यानी कि नंबर 10x + y हो गया। अब बोल रहा है डिजिट्स रिवर्स हुए, तो डिजिट्स रिवर्स हुए मतलब कि 10x + y रिवर्स होके क्या बन जाएगा, 10y + x। तो क्या होगा, डिजिट रिवर्स हो गया तो न्यू नंबर मतलब 10y + x इज 27 मोर देन द गिवन नंबर। तो देखो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, डिजिट्स रिवर्स हो गए तो 10y + x हो गया। अब ये 10y + x जो है, 10y + x इज इक्वल टू क्या हुआ,
27 ज्यादा है, यानी 27 प्लस ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करो जब तक एक प्रॉपर इक्वेशन नहीं बन जाता। तो एक प्रॉपर इक्वेशन आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, इसका मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम दूसरा पहला वाला जो पार्ट है लिखा हुआ है कि डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द टेंस प्लेस। यूनिट डिजिट में y है, मतलब y जो है वो ट्वाइस x है, 2x है। तो y इज इक्वल टू 2x है, मतलब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। बस इक्वेशन 1 और 2 मिल गए हमको, तो अब हम नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा x का वैल्यू 3 आया, फिर y का वैल्यू 6 आया। तो हमारा सम था, हमारा जो 2 डिजिट नंबर था वो था 10x प्लस वाई, यानी कि 36। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है द ओनर ऑफ अ टैक्सी कंपनी डिसाइड्स टू रन ऑल द टैक्सी ऑन CNG फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल। द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंप्राइजेस ऑफ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब बता रहा है दो इक्वेशन के लिए। पहला, फॉर अ जर्नी ऑफ 13 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 129 रुपीज एंड फॉर जर्नी ऑफ 22 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 210। What will a person has to pay for traveling a distance of 32 किलोमीटर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पहले आते थे, आजकल तो नहीं आते। वाई डिड ही डिसाइड टू यूज CNG फॉर हिज टैक्सी एज अ फ्यूल? ठीक है, ये तो हम आंसर दे देंगे कॉस्ट रिडक्शन के लिए या फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए। पर मेन है अभी हम एक्स और वाई क्या माने, तो हम फिक्स चार्ज को ₹x ले लेते हैं और पर किलोमीटर चार्ज को हम y ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहला 13 किलोमीटर वाला का हम पहला बनाते हैं इक्वेशन। तो जर्नी ऑफ 13 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज तो लगेंगे ही x, प्लस हर किलोमीटर का y रुपीज लग रहा है। 13 किलोमीटर गया तो 13y, टोटल में कॉस्ट 129 बोला हुआ है, तो 129। सॉल्व किया, x की वैल्यू लाई, x इज इक्वल टू 129 माइनस 13y, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 बनाएंगे 22 किलोमीटर जर्नी वाली, जिसमें 210 रुपीज दिया है वो। तो बना जर्नी ऑफ 22 किलोमीटर के लिए x प्लस 22y 210। अभी x की वैल्यू जो है 129 माइनस 13y, ये हमने डाल दी इक्वेशन 2 में। सॉल्व किया, y की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू 1 में डाली तो x की वैल्यू आ गई 12, यानी फिक्स चार्ज 12 रुपीज है और पर किलोमीटर चार्ज 9 रुपीज है। पर क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन बोल रहा था अगर उसको 32 किलोमीटर चलना रहे तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो x प्लस 32y करना है उसको पे, इसका मतलब है ना, फिक्स चार्ज वो x देगा और पर किलोमीटर चार्ज y देगा, मतलब 32y। x मतलब 12 प्लस 32y यानी 32 इंटू 9, 12 प्लस 288, 300 रुपीज, राइट। तो उसको 300 रुपीज पे करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो CNG क्यों यूज करता है, तो कुछ भी लिख सकते हैं हमारे हिसाब से, रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए, कॉस्ट सेविंग्स के लिए। उसकी वैल्यू बेस्ड मतलब वो कैसे इन्वायरमेंट के बारे में सोचता है, ये भी यूज कर लिया, और वो अपने बारे में सोच रहा है मेरे लिए, तो कॉस्ट सेविंग्स के लिए दोनों दे दिया मैंने। पर आजकल ये क्वेश्चन आते नहीं वैल्यू बेस्ड वाले, पहले आते थे। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूसेस बाय 160 स्क्वायर मीटर इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 4 मीटर। However, if length is decreased by 10 meter and breadth is increased by 2 meter, then its area is decreased by 100 square meter. Find the dimension of the rectangle. यानी लेंथ और ब्रेथ पता करो। ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप लेंथ और ब्रेथ को x और y मान लेते हैं। पहले तो x मीटर y मीटर, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ x y। अच्छा, अब बोल रहा है कि पहला अगर लेंथ 5 इंक्रीज हो जाए यानी x प्लस 5 और ब्रेथ 4 रिड्यूस हो जाए यानी y माइनस 4, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एरिया क्या होता है 160 रिड्यूस हो जाता है, यानी एक्स वाई माइनस 160 हो जाता है। ठीक है, x प्लस 5 कर दो और y माइनस 4 कर दो तो एरिया एक्स वाई में से 160 रिड्यूस हो जाता है। ये पहला इक्वेशन। दूसरा बोल रहा है अगर लेंथ को 10 रिड्यूस कर दो मतलब x माइनस 10 कर दो, ब्रेथ को 2 इंक्रीज कर दो यानी y प्लस 2 कर दो तो एरिया 100 डिक्रीज हो जाता है यानी एक्स वाई माइनस 100 हो जाता है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व मतलब पहले इक्वेशन 1 को पूरा मल्टीप्लाई करके एक प्रॉपर इक्वेशन तैयार करते हैं, फिर वैसे ही इक्वेशन 2 को। तो ये सॉल्विंग किया, 1 एक्स वाई कट गए, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 140, ये हमारा आया। इक्वेशन 3 लिख दो। ऐसे ही इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करते हैं और इक्वेशन 4 बनाते हैं। तो x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 40। अब इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करके x और y निकाल लेते हैं। तो हमारा x आया 60 सॉल्व करके, ठीक है, और y आया 20, यानी लेंथ है 60 मीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 मीटर। ठीक है, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
लिखा है एट अ सर्टेन टाइम इन अ जू द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ टाइगर एंड पीकॉक्स वर काउंटेड एंड इट वाज फाउंड दैट देयर वर 47 हेड्स एंड 152 लेग्स। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड पीकॉक्स इन द जू, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व दिस एनिमल। ठीक है, ये अगेन वैल्यू बेस्ड है, इनको आपको जरूरी नहीं है ये करना अभी, क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड आजकल आते नहीं है, पर ठीक है, मेनली हमको सम को सॉल्व करना है। तो हेड्स, नंबर ऑफ टाइगर्स और पीकॉक्स कितने थे, चलो उनको मान लेते हैं कुछ कुछ, फिर हेड्स और लेग्स का करते हैं। तो नंबर ऑफ टाइगर्स को x ले लेते हैं और नंबर ऑफ पीकॉक्स को y ले लेते हैं। अब हमको पता है हर टाइगर के एक ही हेड है और हर पीकॉक का एक ही हेड है, लेकिन लेग्स टाइगर के 4 हैं और एक पीकॉक के 2 लेग्स होते हैं। ठीक है, ये हम क्लियरली लिख भी देंगे क्योंकि हमको हमारा इसी इक्वेशन बनेगा। अब देखो टोटल में उसको 47 हेड्स मिले थे, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 47 था, है ना। और उसको लेग्स कितने मिले, 152, यानी कि एक एक टाइगर के 4x और एक एक पीकॉक के 2, मतलब 2y, ये ऐड करके बना 4x प्लस 2y। तो x प्लस वाई मतलब हेड्स तो टोटल 47 है और 4x प्लस 2y लेग्स टोटल 142 है। ये दो इक्वेशन है। अब इसको नॉर्मली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 24 और y की वैल्यू आ गई 23। तो x था टाइगर्स, मतलब 24 टाइगर्स हैं, पीकॉक्स 23 है। ओके, सो आपने देखा वर्ड प्रॉब्लम्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। बहुत अच्छे से आपको करके जाना पड़ेगा। और उसके अलावा एक जो हमने लीनियर इक्वेशन में देखा, वर्ड प्रॉब्लम के अलावा दूसरे जो क्वेश्चन आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन वाले जो है, मतलब पैरेलल लाइंस है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला, ये वाले सारे पार्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी टाइम आए। और 2-3 सम्स हमने ग्राफ वाले भी देख लिए। तो आपको इससे क्लियर होता है पिछले 12 सालों के हिसाब से जिस तरीके के क्वेश्चंस आए वैसे ही आपको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसीलिए हम PYQs करते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्ड प्रॉब्लम्स के हिसाब से देखिए 4-4, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यू शुड प्रिपेयर इट वेरी वेल टू गेट गुड मार्क्स। ऐसे भी अलजेब्रा का वेटेज काफ़ी अच्छा है। तो अलजेब्रा के आपको ये चैप्टर्स, एक ये हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, आपको बहुत अच्छे से करके जाने पड़ेंगे। चलिए मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के PYQs के साथ। तब तक के लिए आप पिछले वीडियोस का देख सकते हैं, ये रहा प्लेलिस्ट, और इसी प्लेलिस्ट में आपको बाकी सारे चैप्टर्स के भी ऐड होते जाएंगे, आप सारे देख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप प्रिपेयरिंग, से यस टू मैथ्स। बाय बाय, जय हिंद।